कभी कभी कुछ लोग बाहर से इतने मासूम और शांत दिखाई देते हैं कि उन पर शक करना भी मुश्किल होता है। लेकिन क्या हो अगर वही इंसान अंदर से बेहद खतरनाक हो। सोचिए, आपके पड़ोस में रहने वाली एक प्यारी सी बच्ची जो हर किसी से मुस्कुरा कर मिलती है, असल में एक निर्दयी सीरियल किलर निकले। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है साल 2018 में रिलीज हुई एक सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म की, जहां पर एक मासूम चेहरे के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा सच जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इस फिल्म की शुरुआत एक मासूम लड़की एमा से होती है। एक दिन वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही होती है, जहां पर एक बिल्ली पानी में फंसकर डूब रही होती है। आमतौर पर तो कोई भी इंसान ऐसा सीन देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन एमा के चेहरे पर ना तो डर था, ना दुख और ना ही किसी तरह की चिंता। वो कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रहती है और फिर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब यहीं से हमें एहसास होने लगता है कि इस लड़की के अंदर कुछ तो अलग है। एमा अपनी माँ को पहले ही खो चुकी थी और अब अपने पिता डेविड के साथ रहती थी। बाहर से देखने पर वो एक समझदार और शांत लड़की लगती थी, लेकिन उसके व्यवहार में भावनाओं की कमी साफ दिखाई देती थी। अगले दिन नाश्ते के दौरान वो अपने पिता के साथ बैठी होती है। तभी बातचीत के दौरान पता चलता है कि उसकी मौसी जल्द ही उससे मिलने आने वाली है। अब इसी दौरान खबर मिलती है कि एक महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। डेविड और एमा इस बारे में बात करते हैं, लेकिन एमा के चेहरे पर किसी भी तरह की संवेदना दिखाई नहीं देती। उधर स्कूल में भी उसका व्यवहार बाकी बच्चों से काफी अलग था। एक दिन क्लासरूम में अचानक एक बड़ा कीड़ा आ जाता है। बाकी सभी बच्चे डरकर अपनी सीटों से दूर हट जाते हैं, लेकिन एमा बिना किसी घबराहट के उस कीड़े को पकड़ लेती है और आराम से खिड़की के बाहर छोड़ देती है। ये देखकर बाकी बच्चे हैरान रह जाते हैं। अब इसी बीच डेविड अपने घर के लिए एक नई बेबीसिटर की तलाश कर रहा था। कई लोगों से मिलने के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात रोय नाम की एक लड़की से होती है। बातचीत के दौरान डेविड को पसंद आती है और वो उसे नौकरी पर रख लेता है। दूसरी ओर रोय भी डेविड को काफी आकर्षक और दिलचस्प इंसान मानने लगती है। स्कूल में एमा की एक अलग ही छवि थी। एक दिन खेलते समय एक लड़की गलती से उससे टकराकर गिर जाती है। एमा तुरंत उसको उठने में मदद करती है और बड़े प्यार से उसका हाल पूछती है। ये सब उसकी टीचर भी देख रही होती है। हालांकि टीचर को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि एमा का ये व्यवहार पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो जानबूझकर सबके सामने खुद को एक आदर्श और दयालु छात्रा साबित करने की कोशिश कर रही हो। उस रात हम एमा को अपने कमरे में अकेले देखते हैं, जहां पर वो शीशे के सामने खड़ी होकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये दृश्य काफी अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि वो इंसानी भावनाओं को समझने और उनकी नकल करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन स्कूल में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जहां पर एक अच्छे नागरिक का अवार्ड दिया जाना था। सभी बच्चे, उनके माता पिता और टीचर्स वहां पर मौजूद थे। एमा भी पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि ये अवार्ड उसको ही मिलेगा। लेकिन जब टीचर मंच पर आकर विजेता का नाम घोषित करती है तो पता चलता है कि ये अवार्ड किसी दूसरे स्टूडेंट मेसन को मिला है। ये सुनते ही एमा के चेहरे का रंग बदल जाता है। बाहर से वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेहद नाराज हो चुकी थी। घर लौटते समय डेविड उससे इस बारे में बात करता है और समझाने की कोशिश करता है कि मेसन भी इस अवार्ड का हकदार था, लेकिन एमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक देखकर डेविड तुरंत अपनी बात बदल देता है और माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद एमा चुपचाप मेसन को अपने साथ स्कूल से दूर एक सुनसान इलाके में ले जाती है। वो उसे पास की एक ऊंची चट्टान दिखाने के बहाने वहां पर लेकर पहुंचती है। शुरुआत में मेसन को कुछ भी अजीब नहीं लगता है, लेकिन जब वो वापस जाने की बात करता है तब माहौल अचानक से बदल जाता है। एमा धीरे धीरे उसके और करीब आने लगती है और तभी कहानी एक बेहद डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और हमको ये दिखाया नहीं जाता कि वहां पर वास्तव में क्या हुआ था।
लेकिन कुछ समय के बाद जब मेसन के माता पिता घबराए हुए एमा से पूछते हैं कि क्या उसने मेसन को कहीं पर देखा है, तो एमा बिल्कुल शांत चेहरे के साथ जवाब देती है, जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। और यहीं से इस कहानी का असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अब तो व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल उठने लगता है कि आखिर मेसन के साथ हुआ क्या है, और क्या एमा वास्तव में उतनी मासूम है जितनी वो दिखाई देती है। जब मेसन के माता पिता घबराए हुए एमा से पूछते हैं कि क्या उसने मेसन को कहीं पर देखा है, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल देती है। वो बड़े आराम से कहती है कि वो काफी समय से मेसन से नहीं मिली है और उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी आवाज और चेहरे के भाव इतने नॉर्मल थे कि किसी को भी उस पर शक नहीं होता। लेकिन तभी पास से अचानक से दो लड़कियों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर मदद के लिए पुकार रही थी। उनकी आवाज सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग दौड़कर उस दिशा में जाने लगते हैं। जब लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। मेसन ऊंची चट्टान से नीचे गिर चुका था और नदी में डूब चुका था। उसके पिता तुरंत पानी में कूदकर उसको बाहर निकालते हैं। वो उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेसन की मौत हो चुकी थी। हर तरफ दुख और सदमे का माहौल था। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान एमा का चेहरा बिल्कुल भावहीन बना रहता है, जैसे उसे इस हादसे से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर डेविड अपनी बेटी से पूछता है कि वो कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि आखिर उसके एक सहपाठी की मौत हुई है। लेकिन एमा इस विषय को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे पिछले दिन बिल्कुल नॉर्मल हो। उसी समय उनकी नई बेबीसिटर रूई भी घर पर पहुंच जाती है। कुछ देर के बाद रूई की नजर एमा पर पड़ती है, जो चुपके से अपने पिता के कमरे में जाकर उनकी दवाइयों को देख रही होती है। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है और बाद में जब दोनों साथ बैठकर फिल्म देख रहे होते हैं तब वो उससे इस बारे में सवाल भी करती है। एमा तुरंत बात को अपने तरीके से मोड़ देती है। वो रूई से कहती है कि अगर वो इस बारे में डेविड को कुछ नहीं बताएगी तो उसे उसकी एक बात माननी होगी। इसके बाद वो उसे आइसक्रीम लाने भेज देती है। रूई को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन फिर भी वो वैसा ही करती है जैसा एमा चाहती थी। अगले दिन स्कूल में मेसन की याद में एक शोक सभा आयोजित की जाती है। वहां मौजूद लगभग हर आदमी दुखी दिखाई देता है। बच्चे रो रहे होते हैं, माता पिता भावुक होते हैं, लेकिन एमा अकेली ऐसी थी जिसके चेहरे पर कोई भावना दिखाई नहीं देती थी। अब इसी दौरान मेसन के माता पिता को पता चलता है कि उसका मेडल भी गायब है। ये बात उन्हें और परेशान कर देती है। दूसरी ओर स्कूल की टीचर मिसेस एलिस को अब धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि एमा सबके सामने एक आदर्श बच्ची होने का अभिनय कर रही है। जब एमा घर लौटती है तो फिल्म एक ऐसा संकेत देती है जो दर्शकों को और भी ज्यादा चौंका देता है। हम देखते हैं कि उसने बिस्तर के नीचे मेसन की तस्वीरें छुपा कर रखी हैं। इतना ही नहीं, उन तस्वीरों के साथ उसने अजीब तरह की हरकतें भी की हुई हैं। ये देखकर साफ लगने लगता है कि मेसन की मौत और एमा के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब इसी बीच मिसेस एलिस और एक पुलिस अधिकारी मेसन की मौत की जांच के सिलसिले में डेविड से मिलने उसके घर आते हैं। उन्हें एक गवाह से पता चलता है कि मेसन की मौत से ठीक पहले किसी ने एमा को उसके साथ चट्टान के पास देखा था। ये बात सुनकर मामला और गंभीर हो जाता है, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़ी एमा उनकी पूरी बातचीत सुन रही होती है। अब जैसे ही उसे महसूस होता है कि शक उस पर आ सकता है, वो तुरंत एक नई चाल चलती है। वो जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा लेती है। अब अचानक हुए इस हादसे से सबका ध्यान जांच से हटकर उसकी ओर चला जाता है और बातचीत वहीं पर रुक जाती है। जब डेविड उसकी चोट पर दवा लगा रहा होता है तब वो उसे पूछता है कि क्या वो सच में मेसन के साथ उस चट्टान पर गई थी। एमा तुरंत मना कर देती है, लेकिन फिर वो गुस्से में कहती है कि मिसेस एलिस हमेशा उससे नफरत करती है और जानबूझकर उसे मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसकी ये बात सुनकर डेविड भी असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर सच है क्या। अगले दिन रोहित डेविड के छोटे से वर्कशॉप में पहुंचती है जहां पर वो काम कर रहा होता है। वो सिगरेट पीने की अनुमति मांगती है, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है क्योंकि वहां पर कई ज्वलनशील चीजें रखी हुई थी
और छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। इसके बाद दोनों थोड़ी देर बाहर घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में वो मेसन के घर के सामने से गुजरते हैं, जहां वो मिसेस एलिस को मेसन की मां से बात करते हुए देखते हैं। रॉय को लगता है कि शायद वो मेसन की मौत से जुड़ी किसी बात पर चर्चा कर रही है। दूसरी ओर एमा ऐसे दिखाती है जैसे उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी ही ना हो, जबकि असलियत में वो सब कुछ समझ रही होती है। घर लौटने के बाद भी रॉय और एमा के बीच बातचीत जारी रहती है। अब इसी दौरान रॉय मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर कभी किसी को पता चल गया कि मेसन के साथ वास्तव में क्या हुआ था तो दोषी को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वो यहाँ तक कह देती है कि ऐसे लोगों को बिजली वाली कुर्सी पर बैठाकर सजा दी जाती है। ये सुनकर एमा कुछ पल के लिए अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन फिर तुरंत वो खुद को नॉर्मल दिखाने लगती है और किसी भी बात को स्वीकार ही नहीं करती। उसी शाम एक और अजीब बात सामने आती है। घर के बाहर लगा हुआ बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता अचानक से गायब हो चुका था। शुरुआत में किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी ओर मिसेस एलिस अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी। रास्ते में एक मधुमक्खी अचानक कार के अंदर आ जाती है और उनका ध्यान भटक जाता है। कुछ सेकंड के लिए उनकी गाड़ी का नियंत्रण भी बिगड़ जाता है और दुर्घटना होते होते बचती है। हालांकि वो किसी तरह गाड़ी को संभाल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, लेकिन तभी कैमरा धीरे धीरे कार की पिछली सीट की तरफ जाता है और वहां पर जो दिखाई देता है वो बेहद डरावना होता है। पीछे की सीट पर वही बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता रखा हुआ था जो एमा के घर के बाहर से गायब हुआ था। इसी पल दर्शकों को समझ आ जाता है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एमा ने जानबूझकर वो छत्ता कार में रख दिया था ताकि मिसेस एलिस को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब ये साफ हो जाता है कि एमा सिर्फ एक अजीब बच्ची नहीं है, बल्कि उसके अंदर कुछ बेहद खतरनाक छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। कुछ समय के बाद रॉय को आखिरकार एक ऐसी चीज मिलती है जो उसके शक को और मजबूत कर देती है। उसे एमा के कमरे में उसकी मां के पुराने बिस्तर के नीचे मेसन का गायब हुआ मेडल छुपा हुआ मिलता है। अब रॉय को यकीन हो जाता है कि एमा का मेसन की मौत से कोई न कोई संबंध जरूर है, लेकिन सीधे आरोप लगाने के बजाय वो एक चाल चलती है। वो उस मेडल को चुपचाप डेविड के कमरे में टांग देती है ताकि एमा उसको देखकर घबरा जाए और शायद कोई गलती कर बैठे। अब उसी दौरान डेविड बाथरूम में होता है। जैसे ही एमा उसके कमरे में आती है, उसकी नजर तुरंत उस मेडल पर पड़ जाती है। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को संभाल लेती है। वो जल्दी से मेडल उतारकर अपने पीछे छुपा लेती है। हालांकि तब तक डेविड उसको देख चुका होता है। ये देखकर वो एमा को उसके कमरे में ले जाता है और उससे सवाल पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह एमा एक नई कहानी बना देती है। वो कहती है कि खेलते समय मेसन ने खुद उसे मेडल दिया था और वो उसे वापस करना भूल गई थी। उसकी बात सुनकर डेविड पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं था। इन सब घटनाओं की वजह से डेविड का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो घर से बाहर निकल जाता है ताकि थोड़ा शांत हो सके। रास्ते में उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार पर पड़ती है। उसी समय उसे मिसेस एलिस की दुर्घटना याद आ जाती है और उसके मन में फिर से वही सवाल उठने लगते हैं। धीरे धीरे उसे डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, जिनमें मेसन और मिसेस एलिस बार बार दिखाई देते हैं। अगले दिन रॉय एमा से सीधे पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर वो मेडल डेविड के कमरे में देखा था। लेकिन इससे पहले कि बातचीत आगे बढ़ती, डेविड नीचे आ जाता है और एमा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसे मेसन के घर लेकर जाता है ताकि मेडल उसकी माँ को वापस किया जा सके। मेसन की माँ पहले तो ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो उनका धन्यवाद करती है कि कम से कम उसके बेटे की एक याद तो वापस मिल गई। बातचीत के दौरान उन्हें एक और दुखद खबर मिलती है। पता चलता है कि मिसेस एलिस की भी मौत हो चुकी है। उनकी कार का एक्सीडेंट मधुमक्खियों की वजह से हुआ था। ये सुनकर डेविड अंदर तक हिल जाता है। दूसरी ओर एमा नाटक करते हुए रोने लगती है और कहती है कि मिसेस एलिस उसकी पसंदीदा टीचर थी। लेकिन दर्शक अब तक समझ चुके होते हैं कि उसकी आंखों में आंसू भी शायद एक और अभिनय से ज्यादा कुछ नहीं है। घर लौटते वक्त डेविड का शक और गहरा हो जाता है। वो अब हर घटना को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उधर रॉय भी एमा के व्यवहार से लगातार परेशान होती जा रही थी।
जब डेविड बाद में अपने वर्कशॉप में काम कर रहा होता है, तब उसकी नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पहले मधुमक्खियों का छत्ता हुआ करता था। अब वो पूरी तरह गायब था। ये देखकर उसके मन में पहली बार अपनी ही बेटी के प्रति गंभीर शक पैदा होता है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि डेविड आखिरकार एमा को एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मार्श के पास लेकर जाता है। वहां पर दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। डॉक्टर एमा के व्यवहार को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमा इतनी चालाक थी कि वो डॉक्टर को भी सामान्य बच्ची होने का भ्रम दे देती है। हालांकि वो सत्र खत्म होने के बाद डॉक्टर मार्श डेविड से एक बात जरूर कहते हैं। वो बताते हैं कि एमा बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं है। उसके नेचर में कुछ तो ऐसा है जो उनको एबनॉर्मल लग रहा है। जब डेविड और एमा घर लौटते हैं, तब वो देखते हैं कि रोय बाहर बैठकर धूप का आनंद ले रही है। बातचीत के दौरान रोय मजाक मजाक में कह देती है कि शायद डेविड उसको पसंद करने लगा है। वो यहाँ तक कहती है कि कौन जाने एक दिन वो एमा की सौतेली माँ ही बन जाए। ये सुनते ही एमा के चेहरे पर गुस्से की हल्की झलक दिखाई देती है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जहाँ बाद में एमा अपने पिता से पूछती भी है कि क्या उन्हें सच में रोय पसंद है। डेविड उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है और हंसकर टाल देता है, लेकिन एमा के अंदर जलन और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसी शाम जब डेविड किसी काम से बाहर जाता है, तब रोय घर पर अकेली रह जाती है। वो टीवी देख रही होती है कि तभी उसे बाहर से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। वो एमा को ढूंढने निकलती है, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नजर बाहर बने छोटे से वर्कशॉप पर पड़ती है, जहां उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। रोय उत्सुकता में वहां पर पहुंच जाती है। अब जैसे वो अंदर आती है, अचानक से दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। पहले तो वो समझ नहीं पाती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो अंदर फंस चुकी है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो इस फिल्म को और भी भयानक बना देता है। अचानक उस छोटे से वर्कशॉप में आग लग जाती है। आग की लपटें तेजी से चारों तरफ फैलने लगती है। रोय मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अब इसी दौरान वो खिड़की की तरफ देखती है और वहां पर उसे एमा खड़ी दिखाई देती है। एमा बस चुपचाप उसको देख रही थी, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। रोय बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन आग उसे चारों तरफ से घेर लेती है। आखिरकार वो उन्हीं लपटों में जिंदा जलकर मारी जाती है। कुछ समय के बाद जब डेविड घर लौटता है, तो पुलिस उसे इस दर्दनाक हादसे की जानकारी देती है। रोय की मौत हो चुकी थी। पुलिस एमा को सुरक्षा के लिए एक अधिकारी के घर ले गई थी। डेविड वहां पर पहुंचता है और अपनी बेटी को गले लगा लेता है, लेकिन उसके मन में अब कई सवाल उठने लगे थे। उस रात जब दोनों घर लौटते हैं, तो डेविड चुपचाप एमा के कमरे में जाता है। वो उसके सामने बैठता है और बेहद नरम आवाज में उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जो लंबे समय से उसके मन में घूम रहा था। वो पूछता है कि क्या उसने सच में रोय को नुकसान पहुंचाया था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पर पिता और बेटी के बीच भरोसे की आखिरी डोर भी टूटने लगती है। उस रात डेविड आखिरकार अपनी बेटी से सच जानने की कोशिश करता है। वो बेहद शांत आवाज में एमा से कहता है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे पूरी सच्चाई बतानी होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद एमा एक ऐसा राज खोलती है जिसको सुनकर डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो स्वीकार कर लेती है कि मेसन की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसके अनुसार मेसन उसके खिलाफ शिकायत करने वाला था और इसी वजह से उसने उसे चट्टान के किनारे से धक्का दे दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब बताते समय उसके चेहरे पर पछतावे का एक भी निशान नहीं था। वो इतनी सहजता से ये बात कहती है जैसे कोई मामूली घटना के बारे में बात कर रही हो, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डेविड जब उससे और सवाल पूछता है तो एक एक करके और भी खौफनाक सच्चाई सामने आने लगती है। एमा बताती है कि उसकी पुरानी नैनी मेडिसन की मौत भी कोई दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि उसने ही उसे सीढ़ियों से गिराया था। एमा को पसंद नहीं था कि कोई उसको छुए या उसका हाथ पकड़े। फिर वो अपनी टीचर मिसेस एलिस और रोय के बारे में भी स्वीकार करती है कि उनकी मौतों के पीछे भी वही थी। रोय के बारे में बात करते हुए वो गुस्से में कहती है कि वो उसके पिता के बहुत करीब आने लगी थी और उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई दूसरी औरत उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश करे।
अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची को वो इतने सालों से पाल रहा है उसके अंदर इतनी खतरनाक सोच छुपी हुई है। अगले दिन एक पुलिस अधिकारी डेविड को फोन करता है और एमा से दोबारा बात करने की इच्छा जताता है, लेकिन अब डेविड घबरा चुका था। वो बहाना बना देता है कि एमा की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद वो उसको लेकर शहर से दूर अपने दूसरे घर में चला जाता है जहाँ कम लोग आते जाते थे। वहां पहुंचने पर एक सिक्योरिटी गार्ड उनका स्वागत करता है और दोनों कुछ समय के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। अब शाम को वो पुलिस अधिकारी फिर से फोन करता है और डेविड को बताता है कि रूही की मौत वाली आग कोई हादसा नहीं थी। जांच में ये साबित हो चुका था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं था कि इसके पीछे कौन था। ये सुनकर डेविड और ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो एमा को कोई नहीं बचा पाएगा। अगली सुबह डेविड सो रहा होता है, तभी एमा चुपचाप उसके कमरे में आती है। पहले तो वो उसके माथे को प्यार से चूमती है, लेकिन अगले ही पल वो घर की सभी खिड़कियां बंद कर देती है और गैस चालू कर देती है। उसका इरादा साफ था, वो अपने पिता को मारना चाहती थी। इसके बाद वो बाहर झील के किनारे जाकर बैठ जाती है और वहां पर बैठकर इंतजार करने लगती है। कुछ समय के बाद गैस की गंध से डेविड की आंख खुल जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो जरूर गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी खिड़कियां खोलता है और गैस बंद कर देता है। फिर बाहर जाकर वो एमा को झील के पास बैठा हुआ देखता है। जब वो उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो एमा बेहद ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि अगर डेविड मर जाता तो उसे अपनी मौसी एंजेला के साथ रहने का मौका मिल जाता, क्योंकि वो उसे सच में पसंद करती है। ये सुनकर डेविड को एहसास हो जाता है कि अब उसकी बेटी किसी भी हद तक जा सकती है, पर फिर भी वो खुद को शांत रखता है और उसे घर वापस ले आता है। उस रात हम देखते हैं कि डेविड कुछ गोलियों को पीसकर एक ड्रिंक में मिला देता है। थोड़ी देर के बाद वो एमा के लिए हॉट चॉकलेट लेकर आता है। दोनों नॉर्मल तरीके से बैठकर बात करते हैं और एमा वो चॉकलेट पी लेती है। डेविड ने उसमें नींद की काफी ज्यादा दवा मिलाई थी ताकि वो गहरी नींद में चली जाए और किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। बाद में वो उसको बिस्तर पर सुला देता है, लेकिन डेविड को ये पता नहीं था कि एमा उससे कई कदम आगे सोच चुकी है। रात के बीच में अचानक वो उसके कमरे में पहुंच जाती है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है और वो सीधे अपने पिता की तरफ निशाना साधती है और अगले ही पल गोली चलती है। हालांकि किस्मत से गोली सीधे डेविड को नहीं लगती है और वो आवाज सुनकर जाग जाता है और डेविड हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि एमा दवाइयों के असर की वजह से सो रही होगी। तभी एमा मुस्कुराते हुए बताती है कि उसने पहले ही कप बदल दिए थे और जो चॉकलेट डेविड उसके लिए लाया था उसका असर उसी पर हो गया। अब डेविड पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी बेटी कितनी चालाक और खतरनाक है। वो तुरंत उसके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। अब इसी बीच एमा उसका फोन उठाकर पुलिस को कॉल कर देती है और भागकर बाथरूम में छुप जाती है। फोन पर वो रोने का नाटक करते हुए कहती है कि उसके पिता उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही देर में हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो जाते हैं। डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुस आता है। तभी बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड गोली चलने की आवाज सुनकर वहां पर पहुंच जाता है। उसे पूरा दृश्य गलत समझ में आता है। उसको लगता है कि डेविड अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाला है। इससे पहले कि डेविड को समझ पाता, गार्ड उसके ऊपर गोली चला देता है। गोली लगते ही डेविड जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह एमा की मौसी एंजेला भी वहां पर पहुंचती है। वो पूरी घटना सुनती है और ये मान लेती है कि शायद डेविड मानसिक तनाव में था और उसने अपना संतुलन खो दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली सच क्या है। वो एमा को गले लगा लेती है और उसको दिलासा देने लगती है। लेकिन तभी फिल्म का आखिरी और सबसे डरावना दृश्य सामने आता है। अब जैसे एंजेला उसको गले लगाती है, एमा के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगते हैं। उसकी आंखों में वही ठंडापन वापस आ जाता है। उसके होठों पर एक हल्की लेकिन खौफनाक मुस्कान उभर आती है और उसी मुस्कान के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है, जो दर्शकों को एहसास दिलाती है कि असली राक्षस अभी पकड़ा नहीं गया है। वेल, मैं उम्मीद करता हूं कि एमा की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी इस फिल्म का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आपको कौन सा लगा, ये हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ऐसी दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।